कांड की शुरुआत फार्म हाउस का मालिक जब अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया। इसलिए वो अपने तीनों बेटों को बुलाता और खेत दिखाता है और कहता है कि तुम्हें रात के वक्त अपने खेत की पहरेदारी करनी होगी, नहीं तो हमारा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अब रात के वक्त तीनों को अपने खेत की पहरेदारी करनी है, लेकिन जॉन के भाई जॉन को निकम्मा समझते हैं, इसलिए वो इस काम को उसे ही करने को कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जॉन भी अपनी तैयारी करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा उसके सामने खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी उसकी ओर फेंकता है। यहाँ उसे लगता है कि शायद वो घोड़ा भाग गया है, लेकिन तभी उसकी रस्सी तेजी से खींचने लगती है और उसे रोकने के चक्कर में वो खुद भी उसके साथ खींचा चला जाता है। तभी वो उस घोड़े को चमकते हुए देखता है और उसे लगता है कि अगर वो इसे पकड़कर बेच दे तो उसके डैड को उस पर बहुत प्राउड होगा। एक जगह आकर वो क्रैश हो जाते हैं, जहाँ जॉन देखता है कि घोड़ा सामने दलदल में गिर गया है और वो एक विंड मिल की मदद से उसे बाहर निकालता है। यहाँ वो उस घोड़े को रोते हुए देखता है और ये देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उससे प्रॉमिस लेता है कि वो फिर कभी उनके खेतों में नहीं आएगा और उसे आजाद कर देता है। घोड़ा भी उसका शुक्रिया अदा करता है और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। अगली सुबह उठने पर जॉन को अपने स्टेबल में दो घोड़े बंधे हुए मिलते हैं और एक आवाज उसे बताती है कि ये दोनों उसके लिए गिफ्ट हैं। वो डर जाता है और तभी उसे अपने पीछे एक छोटा सा पोनी खड़ा दिखता है। वो बताता है कि मेरा नाम फोल है और ये घोड़े मेरी मोम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, जिसकी जान तुमने कल रात को बचाई थी। जॉन ये देखकर बहुत खुश होता है और तभी उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, जो गुस्से में इधर ही आ रहे हैं। वो डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी फॉल उसे अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। जॉन उसकी स्पीड देखकर बहुत हैरान होता है और फॉल कहता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। फिर वो बहुत तेज सीटी बजाता है, जिसे सुनकर स्टेबल में बंधे वो घोड़े दौड़कर उनके पास आने लगते हैं और जॉन उन्हें लेकर मार्केट की ओर चल पड़ता है। मार्केट में लोग इतने शानदार घोड़ों को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जॉन को तो इन्हें यहाँ के किंग को बेचना है। फॉल कुछ सोचकर उसे एक बूढ़े आदमी के पास जाने को कहता है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर करके महल के सामने आ जाता है। किंग भी अपनी बालकनी में से उन घोड़ों को देखता है और फिर नीचे जॉन के सामने आ जाता है। उसका मिनिस्टर चैम्बर उसे कहता है कि शायद ये घोड़े चोरी के हैं और किंग उन्हें अपनी स्टेबल में भेज देता है। फॉल जॉन से पैसे मांगने को कहता है, लेकिन किंग उसे कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। यहाँ फॉल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन उसे उदास देखकर एक बार फिर सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े भागकर बाहर आ जाते हैं और इस चक्कर में किंग की बग्गी पलटकर आटे की बोरी में गिर जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चैम्बर के कहने पर अभी कोई एक्शन नहीं लेता। फिर वो जॉन से इनकी कीमत लगाने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो बहुत बड़ी रकम मांग रहा है और कुछ सोचकर किंग उसे अपने यहाँ एक नौकरी दे देता है। पता चलता है कि ये सब उसका एक प्लान था और वो अब भी जॉन से बदला लेने की सोच रहा है। चैम्बर उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम जॉन को फिनिक्स पक्षी को लाने को बोले, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर वो उसे नहीं ला पाया तो आप उसे मौत की सजा दे देना। किंग को ये आइडिया पसंद आता है और हम देखते हैं कि जॉन वहां जाने की तैयारी कर रहा है। फॉल किंग की चाल समझ जाता है और जॉन को बताता है कि अब तक जो भी फिनिक्स की खोज में गया है वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन जॉन को तो बस इससे मिलने वाले प्रमोशन की चिंता थी। ये देखकर फॉल उसे एक जंगल में ले जाता है, जहाँ उन्हें कुछ ड्रीम नट मिलते हैं। फॉल बताता है कि वैसे तो ये फिनिक्स की फेवरेट हैं, लेकिन इसे खाने से वो गहरी नींद में चला जाता है और इस तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। आगे वो लोग उस ओएसिस तक आते हैं और नट्स फेंककर फिनिक्स के आने का वेट करते हैं। जल्दी ही वहाँ जमीन चमकने लगती है और वो देखते हैं कि फिनिक्स नट्स की खुशबू से बाहर आ गया है। फिर वो एक एक करके उन नट्स को खाने लगता है और जल्दी ही गहरी नींद में चला जाता है। जॉन भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है, लेकिन देखता है कि फिनिक्स किसी तरह जागकर उनके पीछे खड़ा है। वो उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागता है, जिससे पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। एक जगह फिनिक्स उन्हें घेर लेता है और जॉन अपने हाथ में पकड़ा एक आखिरी नट उसकी तरफ उछालता है। फिनिक्स उसे खाते ही बेहोश होकर पानी में गिर जाता है और हम देखते हैं कि उन्होंने उसे चेन्स में कैद कर लिया है। जॉन फिनिक्स को रोते हुए देखता है और फॉल बताता है कि कैद होने की वजह से ये अपना रूप नहीं बदल सकता। ये सुनकर जॉन को उस पर दया आ जाती है और वो उसे आजाद कर देता है। फिनिक्स भी आजाद होते ही उड़कर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए अपने एक पंख जॉन को दे देता है, जो हीट से ग्लो
फॉलो कर रहा है। फॉल उसे कहता है कि अब शायद किंग उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जॉन को लगता है कि इस मांग से वह उन्हें यकीन दिला सकता है। इसके बाद जॉन वापस अपने राज्य आ जाता है, जहाँ पर वो राजा को और पूरी प्रजा को एक कहानी सुनाता है, पर राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। हालांकि वो राजा को फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन इस वक्त वो आग की तरह जल नहीं रहा होता। इसीलिए राजा कहता है कि इसे मौत की सजा मिलेगी, और इससे पहले कि वो जॉन को मारते यहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ कह रहा था वो सब कुछ सच था, और अब राजा उसे मौत की सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कोई भी वजह नहीं है। लेकिन अब राजा को लगता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहता है। जॉन का मंत्री राजा को एक बार फिर से सलाह देता है। वो राजा से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं ला पाएगा और तब हम उसे मार देंगे, और अगर वो उसे ले भी आया तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को अपने मंत्री का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जॉन को एक काम देता है। जॉन उस बर्फीले माउंटेन के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत ही मोटी परत का बर्फीला दरवाजा होता है, जिसे कैसे खोलना है इन दोनों को नहीं पता। और तभी यहाँ पर फायरबर्ड का एक पंख आता है, जो उस बर्फीले दरवाजे के अंदर चला जाता है और सारी बर्फ पिघल जाती है। यहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉल बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ पर राजकुमारी कौन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सोई होती है। और तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है। वो लड़की उड़ जाती है और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन उससे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, तो राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरोज नहीं बचे, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारे राजा खुद बहादुर होते, एक हीरो होते, तो वो खुद मुझे यहाँ पर लेने के लिए आते। और इसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे कूद जाता है, और इससे पहले कि जमीन से टकराते फॉल उड़ता हुआ आता है और इन दोनों को बचा लेता है। अब रात को ये दोनों जंगल में सो रहे होते हैं, और अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन दिल्ली दिन में एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल आ जाता है, जहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से बच गया, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस ना ले आओ, जो मुझसे एक ओशियन में गिर गई थी। राजा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, और तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो ये काम जॉन को दे देता है। जॉन को नहीं पता होता कि अंगूठी वो कहाँ से लाएगा। फॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो अपनी मदर की हेल्प लेता है। उसकी मदर बताती है कि समंदर के बीचों बीच व्हेल मछली के पेट में वो अंगूठी है, तुम्हें समंदर के बीचों बीच जाना होगा। और अब फॉल अपनी पीठ पर बैठाकर जॉन को यहाँ से समंदर के बीच पहुंच जाता है, और तभी जॉन उसकी पीठ से गिर जाता है। और जब वो पानी के तल पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं, जिसमें वो व्हेल मछली फंसी हुई है। वो उस व्हेल मछली से पूछते हैं कि तुम्हें किसने जंजीरों में बांधा। व्हेल मछली की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसके बाद यहाँ जो सेलर्स थे उन्होंने मुझे जंजीर से बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है, और वो फॉल के साथ उसकी नाक से उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और व्हेल मछली को छींक दिलवाता है। और जैसी वो छींकती है उसकी जंजीरें टूट जाती है। उसके अंदर जितने भी शिप्स होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं, और इसके बाद व्हेल मछली आजाद होकर यहाँ से चली जाती है। और अगले पल एक केकड़ा आता है, जिसके पास राजकुमारी की वो अंगूठी होती है, जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आया था। वो केकड़ा बताता है कि व्हेल मछली हर किसी के दिल की बात को जान लेती है, और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अंगूठी लेकर जॉन वापस आ जाता है, और वो अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी होता है, जिसे राजा देख लेता है, और वो उसे गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। किंग ऐलान करवाता है कि प्रिंसेस को किडनैप करने के जुर्म में जॉन को नौकरी से निकाला जाता है, और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सजा दी जाएगी। इधर प्रिंसेस चुपकर फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी एक स्कीम के कारण जॉन और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पता चलता है कि शादी से बचने के लिए उसने किंग को 3 अलग अलग पोर्ट्स में नहाने को बोला था, जहाँ पहले में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो फिर से जवान हो जाएगा, लेकिन किंग को ये ठीक नहीं लगा, और अब चैम्बर के कहने पर वो इससे पहले जॉन पर आजमाना चाहता है।
फिर वो फॉल को इससे बचने का तरीका बताती है कि अगर पहले पोर्ट में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे में फिनिक्स का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल दे तो जॉन की जान बच सकती है। फॉल उससे उस फ्लावर के बारे में पूछता है और प्रिंसेस बताती है कि वो तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने पर मिलेगा। ये सुनकर फॉल कहता है कि उसमें बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन प्रिंसेस उसे यकीन दिलाती है कि अपनी स्पीड से वो इस काम को जल्दी पूरा कर लेगा। घायल फॉल भी अपनी परवाह किए बिना तुरंत वो फ्लावर लेने निकल पड़ता है। इधर महल में तीनों पोप्स तैयार हो जाते हैं और किंग को लगता है कि शायद यही मौका है पब्लिक को दिखाने का कि वो कितना रहम दिल है। वो सबको बताता है कि ये प्रोसेस असल में जॉन को दिया गया दूसरा चांस है, क्योंकि अगर वो इसमें पास हो गया तो वो इसे आजाद कर देगा। फिर वो जॉन को पोर्ट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी छुप कर अपनी अंगूठी उसमें फेंक देती है। अंगूठी के मैजिक से जॉन पहले पोर्ट से सही सलामत निकलकर दूसरे पोर्ट में चला जाता है और ये देखकर फिनिक्स पक्षी चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज कैद किए हुए उस पंख तक आती है और वो तुरंत वहाँ से निकलकर दूसरे पोर्ट में गिर जाता है। पंख के गिरते ही जॉन भी तीसरे और फाइनल पोर्ट में पहुँचता है और प्रिंसेस मन ही मन फॉल को जल्दी आने को कहती है। आगे हम फॉल को देखते हैं जो तेजी से भागता हुआ आखिर उस फ्लावर तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इसे तोड़ने वाला खुद भी मारा जाएगा, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो उसे तोड़ लेता है। इधर महल में प्रिंसेस और बाकी लोगों को लगता है कि जॉन मारा गया है और वो उदास होकर वापस जाने लगते हैं। तभी हम आसमान से आते हुए फॉल को देखते हैं जो उस फ्लावर को उस पोर्ट में गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन एक प्रिंस के रूप में बाहर आ जाता है। ये देखकर किंग भी पहले पोर्ट में जंप लगाता है, लेकिन जवान होने की बजाय एक बबल में कैद होकर वहाँ से दूर चला जाता है। पब्लिक ये देखकर बहुत खुश होती है और वो लोग जॉन को अपना नया किंग बना लेते हैं। आगे वो दोनों फॉल को ढूंढने जाते हैं, जिसे लगता है कि शायद वो मरने वाला है और तब प्रिंसेस उसे बताती है कि फ्लावर तो असल में उसका टेस्ट ले रहा था। एंड सीन में हम देखते हैं कि जॉन और प्रिंसेस एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।